आज बाय द वे ना ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ बड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। आई एम यूज टू प्रिपेयरिंग वीडियोज ऑन लैपटॉप या फिर बोर्ड पे बनाने की आदत है। ये मैं फर्स्ट टाइम कुछ नया कर रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। अगर इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैं और कैम्ब्रिज की बुक्स में से रीडिंग कराऊंगी आपको इसी तरीके से। और आज आप वीडियो अपने लिए नहीं मेरे लिए देखो, बिकॉज आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू फॉर यू। इतना तो हक बनता है ना। इमेजिन करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और रीडिंग का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा हुआ है। मुझे पता है कि आप नर्वस फील करोगे ही करोगे उस टाइम, और जो कि ऑब्वियस चीज है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। सो बट ये नर्वसनेस को कैसे ओवरकम करना है, रीडिंग का क्वेश्चन को पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि हमें रीडिंग टेस्ट को स्टार्ट कैसे करना है, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसका आंसर आपको अगले 2 मिनट में मिल जाएगा। सो अब दूसरा स्टेप ये है कि रीडिंग का पेपर स्टार्ट तो कर दिया है, पर जरूरी चीज है उसे खत्म कैसे करना है टाइम में। तो हमारा टारगेट है कि हमें 45 to 50 मिनट्स में रीडिंग के पेपर को फिनिश कर देना है। और वो कैसे करना है ये मैं काफी सारी वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ, बट इन दिस वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे 45 to 50 मिनट्स में पूरा पेपर हम फिनिश करेंगे। सो अब थर्ड स्टेप, जो कि आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के लिए ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा है। अब जब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना था कि रीडिंग टेस्ट कैसे करना है, तो वो मैंने सोचा क्यों ना मैं बुक पे ही करके दिखाऊं। तो वो मैंने उस तरीके से इस वीडियो को शूट करा है। अब अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एक्चुअली लाइक कर देना ना अगर पसंद आया है तो। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोस मैं और बनाऊं तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी की इंट्रोडक्शन बाद में। यार ये जो रीडिंग पैसेज है ये मैंने लिया है बुक 8 में से। आप सबको लग रहा होगा कि हम बुक नंबर 11, 12, 13 ये सारी बुक्स हमेशा ले लेते हैं, व्हाई नॉट बुक नंबर 8। एक्चुअली थोड़ी सी टफ है ये बुक, इसके रीडिंग पैसेजेस टफ है, बट आई वॉन्टेड टू डू दिस ओनली विद यू सो दैट आपको पता चले कि एग्जाम में कैसा भी आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो बेसिकली अ क्रॉनिकल ऑफ टाइम कीपिंग। अब देखो यहाँ पे पैसेज तो मैं आपको कराने ही वाली हूँ, समझाने भी वाली हूँ, तो इन द मीन वाइल आप कमेंट में मुझे ये जरूर बताओ कि क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है, वो भी बिना डिक्शनरी देखे। देखो डिक्शनरी देख के तो कोई भी बता देगा, बट यू शुड नो कि एक पर्टिकुलर फ्रेज में से मीनिंग कैसे निकालना है। एग्जाम में डिक्शनरी तो नहीं होगी आपके पास ना, तो आपने क्या करना है, डिक्शनरी के ऊपर नहीं रिलाई करना। आपने बेसिकली सोचना है कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्रॉनिकल का मीनिंग क्या हो सकता है। ऐसे ही आगे भी हमें करना होगा, क्योंकि एग्जाम में सारे मीनिंग्स नहीं पता होंगे। देखो यहाँ पे हमें पैसेज का पता चल गया कि कुछ टाइम कीपिंग से रिलेटेड है, इतना पता चल गया कि कुछ क्लॉक से रिलेटेड होगा, टाइम से रिलेटेड होगा, ठीक है, इतना ही पता करना है। आपको पता है कि हमारे पास टोटल 3 पैसेजेस होते हैं, पैसेज 1, पैसेज 2 एंड पैसेज 3। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम हमेशा सबसे पहले पैसेज 1 से ही स्टार्ट करेंगे। देखो हमारे पास ये पैसेज है, मैं पहले आपको बता रही हूँ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने का पार्ट। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस at least 5000 years ago and long before the advent of Roman Empire। So जब रोमन एम्पायर आया भी था उससे भी 5000 साल पहले, ठीक है, बिफोर द एडवेंट ऑफ रोमन एम्पायर, बेबीलोनियंस थे बिगेन टू मेजर टाइम। सो उन्होंने क्या करा, टाइम को मेजर करना शुरू कर दिया। मतलब किसने शुरू करा था, बेबीलोनियंस ने मेजर करना शुरू करा था। including introducing calendars to coordinate communal activities based on a particular religion। किसी एक रिलीजन के ऊपर बेस्ड है तो उस चीज के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्होंने कैलेंडर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए।
टू प्लान दी शिपमेंट की गुड्स कब भेजने हैं, ठीक है। सो उसके लिए भी उन्हें टाइम चाहिए था, तो वो उन्होंने करा। एंड इन पर्टिकुलर टू रेगुलेट प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। सो बहुत जरूरी चीज है कि कब प्लांटिंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, कब फसल लगानी है, कब फसल काटनी है। अगर वो ही नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। जिन्हें हार्वेस्टिंग का मतलब नहीं पता, हार्वेस्टिंग होता है फसल को काटना, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। इस तरीके से आपको पूरे पैसेज को समझना चाहिए, जो मैं हर एक वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ। आपको रात को एक पैसेज पढ़ के सोना चाहिए, है ना। और जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो कुछ इस तरीके से आपने पैसेज को पढ़ना है, जिस तरीके से मैं अभी आपको करा रही हूँ। इस तरीके से आपने पैसेज को समझना है। अगर ऐसे समझ लोगे तो कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है, फॉर श्योर, ठीक है। अब ये तो हो गया मेथड। हम स्टार्ट कर रहे हैं पैसेज 1 से। जैसा कि मैंने पहले बताया, पैसेज 1 से ही करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन टाइप्स देखने चाहिए। सो इफ यू क्लियरली सी हियर वी हैव टोटल ऑफ 13 क्वेश्चंस, है ना। 13 क्वेश्चंस हैं और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे टोटल 8 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। वो भी हमें पता चल गया। टोटल पैराग्राफ्स 8 है, ABCDEFGH। सो मैं हमेशा कैसे अटेम्प्ट कर रही हूँ वो मैं तरीका बताती हूँ। सो पहले 4 क्वेश्चंस डिफरेंट क्वेश्चन टाइप है। वो है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स ये कैसा है, हेडिंग्स के जैसा है ना। देखो, अगर आप सोचो कि बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स होते हैं तो आप गलत सोच रहे हो। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। और ये जो हेडिंग्स है, मैच द स्टेटमेंट विद द करेक्ट पैराग्राफ है ना, ये सारे सिमिलर क्वेश्चन टाइप है। तो इसको हम एक ही कंसिडर करते हैं क्योंकि मेथड तो सेम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हमें दिख रहा है। पहले हमने तीनों क्वेश्चन टाइप से देख लेने। नेक्स्ट हमें दिख रहा है, लुक एट द फॉलोइंग इवेंट्स, क्वेश्चंस नंबर 5 to 8 एंड द लिस्ट ऑफ नेशनैलिटीज बिलो। सो यहाँ पे नेशनैलिटीज के बारे में बताया है, लिस्ट ऑफ नेशनैलिटीज बिलो, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि मैच करो ईच इवेंट विद द करेक्ट नेशनैलिटी। सो दैट मीन्स कि किस नेशनैलिटी ने ये काम करा वो मैच करो। सो मतलब कि है क्या ये, दीज आर मैचअप्स। एक्चुअली इन्हें क्लासिफिकेशन क्वेश्चन टाइप भी बोलते हैं और मैचअप्स भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में काफी लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी मेथड होता है, वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने नेशनैलिटीज के नेम दिए और यहाँ पे उनके टास्क दिए हुए हैं। एंड लास्ट में हमें डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है कि 1670 का जो लिवर बेस्ड, ठीक है, डिवाइस था वो कैसे काम करता था। तो यहाँ डायग्राम के बेसिस पे उन्होंने बताया हुआ है कि एक स्मॉल आर्क है, ठीक है, यहाँ पे एक मशीनरी सी दिखाई हुई है, ठीक है, और एस्केपमेंट। जब हम ये पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ेंगे जहाँ पे 1670 लिवर बेस्ड डिवाइस की बात हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या क्या है, ठीक है। अब इतना क्लियर है दैट आई हैव 3 क्वेश्चन टाइप्स। पहला है हेडिंग्स, सेकेंड है मैचअप्स जो कि है उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। अच्छा, आज बाय द वे ना ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ बड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। आई एम यूज्ड टू प्रिपेयरिंग वीडियोस ऑन लैपटॉप या फिर बोर्ड पे बनाने की आदत है। ये मैं फर्स्ट टाइम कुछ नया कर रही हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। अगर इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैं और कैम्ब्रिज की बुक्स में से रीडिंग कराऊंगी आपको इसी तरीके से। और आज आप वीडियो अपने लिए नहीं मेरे लिए देखो, बिकॉज आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू फॉर यू। इतना तो हक बनता है ना। चलिए, सो देखिए, ये पता चल गया हेडिंग्स है, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन टाइप है और यहाँ पे हमारे पास है डायग्राम। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करने वाले, इतना पता होगा आपको कि सोनम संधू हमेशा एक ही चीज बोलती है, H&M। Those who do not know me, please consider subscribing to my YouTube channel। आपको पता तो चले कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ और वीडियोस भी देखिएगा। H&M मेथड होता है क्वेश्चन टाइप्स के लिए यूज। सो जब भी कोई भी पैसेज आता है सबसे पहले हमने यही डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन टाइप पहले करना है। अब यहाँ पे क्लियर है कि हम हेडिंग सबसे पहले करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास है ही नहीं, तो हेडिंग सबसे पहले करनी होती है, एमसीक्यूज बाद में अगर यहाँ पे है तो, और अगर नहीं है तो बस इन्हीं दोनों क्वेश्चन टाइप्स के सीक्वेंस पे फोकस करना होता है। बाकी कोई भी कभी भी करो, डजंट मैटर।
सो सबसे पहले हेडिंग, सबसे एंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब इधर देखो, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये उन्होंने बताया, राइट द करेक्ट लेटर A to H इन बॉक्सेस 1 to 4 ऑन योर आंसर शीट। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अर्ली टाइम कीपिंग। अब आप चाहो तो आप एक बार ये पहले पढ़ सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अदरवाइज व्हाट कैन बी डन, आप पैराग्राफ A से स्टार्ट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा पढ़ो, देखो कि क्या है और फिर मैच करो। ईदर ऑफ टू कैन बी डन इजीली। तो करते हैं स्टार्ट हम पैराग्राफ A से। सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा तो पढ़ ही लिया था। तो उन्होंने बताया था कि बेबीलोनियंस जो है वो बिगिन करते हैं, मेजर करते हैं टाइम, किस किस चीज़ के लिए टाइम की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, कि कब प्लांटिंग करनी चाहिए, कब हार्वेस्टिंग, कब रीजनल बेस्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कब शिपमेंट करनी है गुड्स की, इन सब चीज़ों के लिए। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे 5000 साल पहले, एटलीस्ट मिनिमम 5000 साल पहले या फिर उससे भी पहले, जब रोमन एम्पायर आया था ना, ठीक है, बिफोर द एडवेंट ऑफ रोमन एम्पायर एंड द बेबीलोनियंस ने पहले ही मेजर करना शुरू कर दिया था टाइम, ठीक है। दे बेस देयर कैलेंडर्स ऑन 3 नेचुरल साइकिल्स। तो उन्होंने ना क्या करा कि अब टाइम कीपिंग उस टाइम पे कैसे बना सकते थे, क्लॉक तो थी नहीं, तो वो क्या करा उन्होंने, अपने कैलेंडर को उस चीज के ऊपर बेस करा 3 नेचुरल साइकिल्स के बेसिस पे। एक तो सोलर डे के बेसिस पे, जब सोलर डे होता था मार्क्ड बाय द सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। सो सोलर डे के बेसिस पे उन्होंने करा। फिर ल्यूनर मंथ के मून से रिलेटेड है ना, उस मंथ के बेसिस पे करा। उसमें क्या होता है कि जो मून है एज इट ऑर्बिट्स द अर्थ, ठीक है, मून जो है ऑर्बिट करता है अर्थ को, एंड सोलर ईयर के बेसिस पे करा, डिफाइंड बाय चेंजिंग सीजन्स that accompany our planet's revolution around the sun. So changing seasons के बेसिस पे। So उन्होंने मेनली यहाँ पे बताया कि बेबीलोनियंस ने क्या करा, उन्होंने टाइम को मेजर करा, इस चीज के लिए मेजर करा, और किस तरीके से उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया 3 नेचुरल साइकिल्स के बेसिस पे। इससे ज्यादा डिटेल समझने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको पैराग्राफ का क्रक्स ही चाहिए, है ना। व्हाट डू यू नीड, यू एक्चुअली रिक्वायर द क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ। अब हमने पैराग्राफ A पढ़ लिया और हमें इसका निचोड़ पता चल गया है ना, कि बेबीलोनियंस ने क्या करा, कैसे टाइम को मेजर करा, और टाइम को मेजर किन किन चीजों के लिए करा। नाउ विल लुक एट दिस। हमारे ये जो चारों ऑप्शंस हैं, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अर्ली टाइम कीपिंग इन्वेंशन अफेक्टेड बाय कोल्ड टेम्परेचर्स। सो क्लियरली अर्ली टाइम कीपिंग, ठीक है, affected by cold temperatures. So cold temperatures, इतना भी कर लोगे समझ आ जाएगा। अर्ली टाइम कीपिंग कोल्ड टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बात होगी तो समझ जाना कि ये होगा। देन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, मतलब कि लोकेशन की इम्पोर्टेंस, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ द कैलेंडर इन फार्मिंग कम्युनिटीज, ठीक है। सो एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर एंड इन फार्मिंग कम्युनिटीज, ठीक है, कि फार्मिंग कम्युनिटीज में वो क्लियरली कह रहे हैं कि जो लोकेशन है, लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हमें कैलेंडर डेवलप करना है उस चीज के लिए लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। कहीं ना कहीं हद तक लग रहा है कि पैराग्राफी में शायद इससे रिलेटेड कुछ बात हुई है, बट वी आर नॉट श्योर, तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ पेंडुलम क्लॉक। सो पेंडुलम क्लॉक के बारे में, कब ओरिजिन हुआ, कब पहली बार आई, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द साइमल्टेनियस एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज टू कैलकुलेट टाइम। सो मतलब कि हर एक अलग अलग सोसाइटीज मिलके एफर्ट्स कर रहे थे, ठीक है, साइमल्टेनियस एफर्ट्स, ठीक है, टू कैलकुलेट टाइम। सो बस यहाँ पे ये डिफरेंट सोसाइटीज इज नॉट द कीवर्ड, साइमल्टेनियस एफर्ट्स कैलकुलेट टाइम यूजिंग यूनिफॉर्म आवर्स, ठीक है। सो अब हमें पता चल गया कि ये 4 में क्या मेन बात उन्होंने करी है। अब इसी के बेसिस पे हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू दीज 4, पैराग्राफ A का आंसर तो इसमें से नहीं है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया कि पैराग्राफ A का नहीं है, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, जल्दी जल्दी। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट के इन्वेंशन से पहले मून के पास ग्रेटर सोशल इम्पैक्ट था, काफी ज्यादा सोशल इम्पैक्ट था। एंड फॉर दोज लिविंग नियर द इक्वेटर इन पर्टिकुलर, जो लोग इक्वेटर के पास रह रहे थे इन पर्टिकुलर, इट्स वैक्सिंग एंड वेनिंग, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जो उसकी वैक्सिंग थी और जो उसकी वेनिंग थी, ठीक है, वॉज मोर कॉन्स्पिक्यूअस,
देन पासिंग ऑफ द सीजन्स, ठीक है, जो उसकी हीट थी, ठीक है, किस तरीके से वो ज्यादा होती थी, कम होती थी, है ना, सो वो ज्यादा ऑब्वियस थी, ज्यादा क्लियरली सीन थी, ठीक है, ज्यादा ऑब्वियस थी या ज्यादा क्लियरली सीन थी, ठीक है, तो उसका क्या था, लेस कुछ इम्पैक्ट था, लेस इम्पैक्ट या ज्यादा इम्पैक्ट जो था वो ऑब्वियस था देन पासिंग ऑफ द सीजन्स, सीजन की पासिंग से ज्यादा उसका इम्पैक्ट था. Hence, the calendars that were developed at the lower latitudes were influenced more by lunar cycle than by the solar year. तो वो क्लियरली बता रहे हैं जो कैलेंडर्स हमने बनाए थे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे ल्यूनर साइकिल से देन बाय सोलर ईयर. सोलर ईयर से ज्यादा क्या थे, ल्यूनर साइकिल से. इन मोर नॉर्दर्न क्लाइमेट, ठीक है, इन मोर नॉर्दर्न क्लाइम्स हाउएवर वेयर सीजनल एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड, जहाँ पे सीजनल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा था, सोलर ईयर बिकेम मोर क्रूशियल. सो वो कह रहे हैं कि जो नॉर्दर्न क्लाइम्स थे, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज जो थे, कुछ वैसे वो बात करें कि वहां पे सोलर ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट अदरवाइज ल्यूनर साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. एज द रोमन एम्पायर एक्सपैंडेड नॉर्थवर्ड्स, जब रोमन एम्पायर ने एक्सपैंड करा नॉर्थवर्ड, इट ऑर्गेनाइज्ड इट्स एक्टिविटी चार्ट फॉर मोस्ट पार्ट, ठीक है, फॉर द मोस्ट पार्ट अराउंड द सोलर ईयर. सो उन्होंने यहाँ पे मेन चीज क्या बताई है कि जब आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, इन्वेंशन नहीं हुई थी तो मून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल रोल था, मतलब सोसाइटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, फॉर दोज जो लोग इक्वेटर के पास रहते थे, तो इक्वेटर के पास इट्स वैक्सिंग लेस इम्पैक्ट जब आता था या ज्यादा इम्पैक्ट आता था वो ज्यादा ऑब्वियस था. पासिंग ऑफ सीजन से ज्यादा उन्हें इक्वेटर के पास की वजह से ज्यादा पता चलता था. इसीलिए जो कैलेंडर डेवलप हुए थे लोअर लैटिट्यूड्स पे वो इन्फ्लुएंस हुए थे मोर बाय द ल्यूनर साइकिल देन बाय द सोलर ईयर. मतलब वो मून की साइकिल से ज्यादा, ठीक है, ल्यूनर क्या होता है, मून से रिलेटेड, मून की साइकिल से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे देन बाय द सोलर ईयर, ठीक है. सो ये चीज वो बता रहे हैं. अब अगर हम यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली टाइम कीपिंग इन्वेंशन, अगर हम इसकी बात करें, अफेक्टेड बाय कोल्ड टेम्परेचर, उन्होंने कोल्ड टेम्परेचर की कोई बात नहीं करी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर इन फार्मिंग कम्युनिटीज. सो अगर हम यहाँ पे क्लियरली बात करें तो लोकेशन की बात हुई है, देखो जैसे नॉर्दर्न क्लाइम्स की बात हुई है, जो कि लिविंग नियर द इक्वेटर इन पर्टिकुलर थे, उनकी बात हुई है. सीजनल एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस, मतलब मेन फार्मर्स के लिए बात जो हुई है, तो दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, जब नॉर्दर्न टाइम्स में थे या इक्वेटर के पास थे, इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर इन फार्मिंग कम्युनिटीज. सो कैसे कैलेंडर डेवलप करा, हेंस द कैलेंडर्स दैट वर डेवलप्ड एट द लोअर latitudes were influenced more by the lunar cycle than by the solar year. आपको हर एक चीज को, हर एक वर्ड को समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको टोटल क्रक्स को मैच करना है कि यही बात हो रही है. अब यहाँ पे जो लोग सोच रहे कि पैराग्राफ ए आंसर होना था, तो वहां पे उन्होंने लोकेशन की कोई स्पेसिफिकली बात नहीं करी. हाँ जी, फार्मिंग से रिलेटेड उन्होंने हार्वेस्टिंग की बात करी है, प्लांटिंग की बात करी है, बट यहाँ उन्होंने मेनली बोला है कि वो जगह जहाँ पे सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था, ठीक है, वहां पे सोलर ईयर की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जहाँ पे सीजनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था. बट अदरवाइज, ठीक है, वहां पे जो इक्वेटर के पास थे, वहां पे जो थे इन्फ्लुएंस ज्यादा हुए थे ल्यूनर साइकिल से. तो दैट मीन्स लोकेशन का भी रोल आ गया इधर, है ना. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी मीन्स लोकेशन, ठीक है. इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर वो उन्होंने बताया है इन फार्मिंग कम्युनिटीज. सो क्लियरली द आंसर विल बी बी. सो सेकंड का आंसर क्या हुआ, बी. हमें पता चल गया दैट इट इज द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, ठीक है. नाउ अब हम इसी के बाद थर्ड देखेंगे ऐसे ही, एंड देन विल मैच. अब आप सोचोगे मैम टोटल एच पैराग्राफ से सारे पढ़ने पड़ेंगे. डेफिनेटली इस केस में सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप सारे पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कौन सा करेक्ट है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि आपको पैराग्राफ ए टू एच सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे. हो सकता है पैराग्राफ ई तक आंसर मिल जाए, पैराग्राफ एफ तक आंसर मिल जाए. रेयर केसेस में ऐसा होता है कि थ्रू आउट द पैराग्राफ थ्रू आउट द पैसेज वो डिवाइडेड हो, ठीक है. सो बट यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे व्हेन यू विल ट्राई, ठीक है. सो अब इतना हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वेश्चन टाइप कैसे करना है. अब ऐसे ही हम पैराग्राफ सी पढ़ेंगे, पैराग्राफ डी पढ़ेंगे,
E and F and we'll get to know the answers. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन टाइप पे. सो दैट मीन्स मैं सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन टाइप पूरा फिनिश कर लूंगी. एंड अंटिल नाउ मैंने एक ही क्वेश्चन इसका करा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स अच्छे से पढ़ चुकी हूँ. मतलब मेरे को हर एक चीज पता है उन 2 पैराग्राफ्स के डिटेल में. सो अब वो कह रहे हैं लुक एट द फॉलोइंग इवेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में, ठीक है. एंड लिस्ट ऑफ नेशनैलिटीज. सो नेशनैलिटीज में हमारे पास है बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस, ग्रीक्स, इंग्लिश, जर्मन्स, फ्रेंच. सो टोटल 6 टाइप्स बताइए, 6 नेशनैलिटीज बताइए और यहाँ 4 ऑप्शंस है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि करेक्ट लेटर लिखना है इन 5 to 8. सो मतलब कि दे डिवाइज्ड अ सिविल कैलेंडर इन विच द मंथ्स वर इक्वल इन लेंथ. तो वो क्या कह रहे हैं, डिवाइज्ड मतलब होता है कुछ चीज प्लान करना. तो उन्होंने प्लान करा सिविल कैलेंडर इन विच मंथ्स वर इक्वल इन लेंथ, मंथ्स इक्वल लेंथ, ठीक है. नेक्स्ट, दे डिवाइडेड द डे इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है. डिवाइडेड द डे 2 इक्वल हाफ्स. दे डेवलप्ड अ न्यू कैबिनेट शेप फॉर अ टाइप ऑफ टाइम कीपर. सो डेवलप्ड new cabinet shape for the type of timekeeper. Created a calendar to organize public events and work schedules. So create करा calendar to organize public events and work schedule. So अगर हम इसकी बात करें तो clearly क्रिएट करा था कैलेंडर पब्लिक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वर्क शेड्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए. किसने करा था, बेबीलोनियंस ने करा था. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया भी है कि उन्होंने क्या करा था, कैलेंडर्स को क्रिएट करा था. किस लिए, पब्लिक इवेंट्स, रीजनल बेसिस इवेंट्स के लिए, ठीक है. सो पब्लिक इवेंट्स, कम्युनल इवेंट्स, कम्युनल एक्टिविटीज का सिनोनिम यूज करा यहाँ पे पब्लिक इवेंट्स. एंड वर्क शेड्यूल्स, शिपमेंट ऑफ गुड, शिपमेंट ऑफ गुड्स क्या है, वर्क शेड्यूल है. प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्या है, वो भी वर्क शेड्यूल है. सो ये क्लियरली किसने करा था, बेबीलोनियंस ने करा था. दैट मीन्स 8 का आंसर क्लियरली क्या है, ए है, ठीक है. अभी अगर हम देखें फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में हमें क्लियरली पता चल गया कि 8 का आंसर ए है, ठीक है. ये दिस वी हैव गॉट टू नो. अब ऐसे ही जब आप आगे भी अगर सारी हेडिंग्स कर लेते, ठीक है, ऑल द पैराग्राफ्स, और ये फर्स्ट 4 आंसर्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको इजीली बाकी के आंसर्स बिना पढ़े भी पता चल जाते हैं. इसीलिए हम H&M करते हैं मेथड यूज फॉर द क्वेश्चन टाइप. सबसे पहले क्वेश्चन टाइप्स देखते हैं, बाद में आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 to 8 को करने का मेथड क्या होता है वो मैं बता रही हूँ आपको. यहाँ पे नेशनैलिटीज हैं, मेरे को एक आंसर तो अपना मिल ही गया है. अब जहाँ पे बेबीलोनियंस, इजिप्शियन, ग्रीक्स, इंग्लिश, जर्मन्स, फ्रेंच मिलेगा, मैं वहां जाके सर्कल कर लूंगी क्योंकि मुझे पता है वहीं कहीं आंसर होगा. सो सबसे पहले आ गया हमारा बेबीलोनियंस, ठीक है. सो ये मैंने सर्कल कर लिया. उसके बाद उन्होंने इजिप्शियंस बोला, ये मैंने सर्कल कर लिया. और क्या बोला था, यहाँ पे भी इजिप्शियंस की बात हो रही है, तो यहीं कहीं हमारा आंसर होगा, ठीक है. नाउ इसके बाद उन्होंने क्या बताया था, दे वर टॉकिंग अबाउट अदर नेशनैलिटीज, ठीक है. अदर कौन कौन सी नेशनैलिटीज है, इंग्लिश की बात हुई है, जर्मन की बात हुई है. तो जो जो आपको लगेगा वो बस आपने सर्कल करते जाना है 1 by 1. सो वी हैव फाउंड दिस ग्रीक्स, इंग्लिश, जर्मन्स, फ्रेंच, ठीक है. सो अब आगे प्रोसीड करते हैं. बस नजर मारनी है, इसे बोलते हैं स्किमिंग, कि कहाँ पे ग्रीक्स मिला, जर्मन मिला, फ्रेंच मिला. आपने वो देखो, ग्रीक्स मिल गया, ठीक है, ये हमें पता चल गया. अब जर्मन, फ्रेंच हम देखेंगे, आगे मिलेगा इसके, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो देखते रहो, बस जो जो मिलने लग जाएगा आपको, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. ये इंग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. सो इसके बेसिस पे हमें पता चल सकता है यहाँ इंग्लिश पीपल की बात हो रही होगी, ठीक है. फ्रेंच एंड जर्मन की भी बात यहीं कहीं आगे हो रही होगी. बस हमने जो जैसे जैसे हमें वो नेशनैलिटीज मिल जाती हैं, हमें बस वहां पे क्या करना है, हमें वो सर्कल कर देना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिंपली हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू सर्कल द नेशनैलिटीज. सो हम बैकवर्ड स्टार्ट करते हैं. यहाँ से तो हमने ऑलरेडी देख लिया.
जरूरी नहीं है कि उन्होंने क्लियरली ग्रीक्स फ्रेंच लिखा होगा, हो सकता है उन्होंने कंट्री का नेम, नेशन का नेम उन्होंने मेंशन करा होगा, दैट वी नीड टू सी। यहाँ पे हमें हमारा डायग्राम का आंसर मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि 1670 की बात हो रही है ना, तो जो उन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ये इंग्लैंड की बात हो रही है तो यहाँ पे इंग्लिश की बात हुई होगी। अब आगे अगर आ जाए, यहाँ जर्मन्स की बात यहाँ पे हो रही है, जर्मनी की बात हुई इधर, तो यहाँ जर्मन्स की बात हुई है। सुपरसीडेड का मतलब होता है रिप्लेस करा, यहाँ फ्रेंच की बात हो गई। ठीक है, सो वी हैव फाउंड एवरीथिंग। ग्रीक्स, इंग्लिश हो गया, जर्मन्स हो गया, ग्रीक्स नहीं मिला, बस हमें ग्रीक्स भी मिल गया। सो इस तरीके से आपने सबसे पहले ना सारी नेशनैलिटीज फाइंड आउट कर लेनी है और उसके बेसिस पे आप बाकी के आंसर करोगे। 8 का आंसर हमें ऑलरेडी मिल गया क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ पूरा डिटेल में पढ़ चुके थे, तो उसी के बेसिस पे हमें 8 का आंसर मिल गया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट देखना है, हम एक और मैं करके बताती हूँ आपको। लेट्स से इन्होंने यहाँ पे बात करी इजिप्शियंस की, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इजिप्शियंस की बात करी। सो इजिप्शियंस ने सेंचुरीज बिफोर द रोमन एम्पायर इजिप्शियंस हैड फॉर्मुलेटेड अ म्युनिसिपल कैलेंडर, ठीक है, हैविंग 12 months of 30 days with 5 days added to approximate the solar year. So 30 days के 12 वो थे तो कितने बन गए? ठीक है, 12 3 उन्होंने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, 360 हो गया और 5 डेज उन्होंने और ऐड कर दिए जिससे कि वो टेंटेटिव एक सोलर ईयर में अप्रोक्सीमेटी ला सके। सो ये उन्होंने बता दिया, डैट मीन्स सारे मंथ्स इक्वल डेज के थे और 5 डेज एंड में ऐड कर दिए थे। ठीक है, ईच पीरियड ऑफ 10 days वॉज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ स्टार्स कॉल्ड डेकन्स। ठीक है, सो डेकन्स की जब भी 10 डेज होते थे तो वो क्या होता था, अपीयर करते थे स्पेशल ग्रुप ऑफ स्टार्स डेकन्स, उसके बेसिस पे मार्क कर रहे थे उन्होंने। ठीक है, सो यहाँ उन्होंने क्या बताया क्लियरली, इजिप्शियंस ने क्या बताया, इजिप्शियंस ने एक कैलेंडर बनाया इन विच द मंथ्स वर इक्वल इन लेंथ। सो दैट मीन्स क्लियरली ये किसका आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ इजिप्शियंस। सो यहाँ हम इजिप्शियंस लिख देंगे। दिस इज द वे वी नीड टू डू क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। अब आप सोचो, इसी एक सेशन में मैं आपको ये भी बता रही हूँ रीडिंग अटेम्प्ट कैसे करनी है, मैं आपको क्लासिफिकेशन क्वेश्चन टाइप समझा रही हूँ जिसमें आप बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हो, एंड बाकी की प्लानिंग बता रही हूँ, लास्ट के 10 मिनट्स में क्या करना है वो भी अभी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, सो वी हैव फाउंड आंसर फॉर 5th and 8th। अभी कौन कौन से बचे हमारे, 6th and 7th। ठीक है, सो अब इसके लिए हमने आगे देखना है कि कहाँ पे क्या बात हुई है। ठीक है, लेट से हम किसी भी एक का देखें, फ्रेंच का देखें, जर्मन का देखें, विल गेट टू नो। सो उन्होंने लेट से यहाँ जर्मनी की बात करी और जर्मनी में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि इटालियन आवर्स बिगेन एट सनसेट, बेबीलोनियन आवर्स एट सनराइज। ठीक है, बेबीलोनियन आवर्स सनराइज, इटालियन आवर्स सनसेट, एस्ट्रोनॉमिकल आवर्स एट मिड डे एंड ग्रेट क्लॉक आवर्स यूज्ड फॉर सम लार्ज पब्लिक क्लॉक्स इन जर्मनी एट मिडनाइट। सो वो कह रहे हैं कि लार्ज पब्लिक क्लॉक्स जर्मनी में यूज हुई थी। ठीक है, एट मिडनाइट द एडवेंट ऑफ मैकेनिकल क्लॉक मेंट दैट although it could be adjusted to maintain temporal hours, it was naturally suited to keep it equal ones, however arouse the question। so basically यहाँ पे उन्होंने जर्मन्स की बात करी है। ठीक है, जर्मन्स के बारे में वो बता रहे हैं कुछ, हमें टेम्पोरल आवर्स की बात हो रही है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये जर्मनी का करेक्ट आंसर क्या है, थोड़ा सा चेक करेंगे। दे डिवाइडेड द डे इनटू 2 equal halves, दे डेवलप अ न्यू कैबिनेट शेप। ठीक है, सो शेप की तो कहीं बात नहीं हुई है। ठीक है, और बट अभी हम यहाँ पे फ्रेंच का देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर हम इधर देखें जर्मन्स का देखें तो जर्मन से रिलेटेड हमें इन दोनों का तो कोई आंसर नहीं मिल रहा ना। जर्मन ने 2 equal halves की भी बात नहीं करी है, न्यू कैबिनेट शेप की भी बात नहीं करी है, उन्होंने तो टेम्पोरल आवर्स की बात करी है। बेबीलोनियस आवर्स सनराइज में होते हैं, इटालियन आवर्स सनसेट में होते हैं। सो अब यहाँ आ जाता है फ्रेंच की।
इवेंचुअली दीज वर सुपरसीडेड, ये रिप्लेस हो गई थी बाय स्मॉल क्लॉक और फ्रेंच आवर्स which split the day into two 12-hour periods. So clearly, eventually, at the end, consequently, eventually, later stage पे ये क्या हुए थे, रिप्लेस हो गए थे. सुपरसीडेड मतलब रिप्लेस हो गए बाय स्मॉल क्लॉक और फ्रेंच आवर्स which split the day into two 12-hour periods commencing at midnight. दो 12-12 घंटे के पीरियड से करा commencing at midnight. So clearly यहाँ पे बात हुई थी divided the day into two equal halves. तो हमें फ्रेंच वाला भी आंसर मिल गया. उन्होंने कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं करा कि यू में यूज एनी पर्टिकुलर ऑप्शन मोर देन वंस. सो क्रॉस, ये हमें मिल गया, ये भी हमें मिल गया, ये भी हमें मिल गया. ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाला आंसर हम ढूंढेंगे. अब जब हमें ये दोनों मिल चुके हैं तो डायग्राम्स करने का एक सबसे इजी मेथड होता है. उन्होंने यहाँ क्लियरली बोला है नो मोर देन 2 वर्ड्स, बट करेंगे कैसे? राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 9 to 13 ऑन योर आंसर शीट. वो हमें अभी नहीं करना, वो हमें एंड में हम अभी बात करेंगे क्या करना है. हाउ द 1670 लिवर बेस्ड डिवाइस वर्क. सो हमारा मेजर कीवर्ड है 1670 लिवर बेस्ड डिवाइस, जो कि हमें यहाँ पे मिला. टू एड्रेस दिस, अ वेरिएशन ऑन द ओरिजिनल एस्केपमेंट वॉज इन्वेंटेड इन 1670 इन इंग्लैंड. इट वॉज कॉल्ड द एंकर एस्केपमेंट. ठीक है, सो इसको क्या बोलते थे? वी यूज टू कॉल इट एंकर एस्केपमेंट. सो यहाँ एस्केपमेंट लिखा हुआ है, सो क्लियरली क्या है? रिजेंबलिंग एंकर एस्केपमेंट. सो व्हाट वुड इट बी? इसका अगर हम देखें तो ये किस चीज को रिजेंबल करता है? शिप के एंकर को, विच वॉज लिवर बेस्ड डिवाइस शेप्ड लाइक अ शिप्स एंकर. तो हमें हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया. गॉट इट? नेक्स्ट, अब जहां ये आंसर मिला उसी के बेसिस पे आगे आंसर हमें मिलते जाएंगे वन बाय वन. द मोशन ऑफ पेंडुलम रॉक्स दिस डिवाइस दैट इट कैचेस एंड देन रिलीजेस ईच टूथ ऑफ द एस्केप व्हील. सो कह रहे हैं एस्केप व्हील का जो ईच टूथ है तो वो क्या करता है? ये टूथ है, दिस इज द टूथ. और व्हील कौन सी है? ये पूरी की पूरी जो दिख रही है आपको ये चीज, ये है एस्केप व्हील. एस्केप व्हील. ठीक है, सो आंसर ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. लोकेशन बस आपने ढूंढनी है ढंग से और मीनिंग को मैच करना है. सो इस तरीके से मैं अपना फर्स्ट पैसेज करूंगी और उसे फिनिश करूंगी. ऐसे ही जब मैं सेकंड पैसेज पे जाऊंगी तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन टाइप्स देखूंगी. जैसे यहाँ पे मेरे पास हेडिंग्स है, हेडिंग्स के बाद मेरे पास है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सो क्लियर है कि मैं सबसे पहले हेडिंग्स करूंगी और हेडिंग्स करते करते मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ पाऊंगी, मुझे सब समझ आ जाएगा और फिर मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे फोकस करूंगी. ठीक है, उसके बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. H&M करने सारे क्वेश्चंस ही हैं, बट सबसे पहले ये करना है, हेडिंग्स करनी है और सबसे एंड में एमसीक्यूज करने हैं. पर अगर दोनों क्वेश्चन टाइप्स में से कोई भी नहीं है तो यू कैन फॉलो एनी सीक्वेंस, बट अदरवाइज हेडिंग सबसे पहले करनी है. सिमिलरली थर्ड पैसेज भी हम ऐसे ही करेंगे. अभी इस वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया है, आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर बताना. कोई रीडिंग टेस्ट है, कोई बुक नंबर है, जिस पर्टिकुलर बुक का कोई पैसेज समझ नहीं आ रहा तो वो आपकी ड्यूटी, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में और मैं उसी बुक का वो वाला पैसेज आपको जरूर कराऊंगी, एक अच्छी तरह समझा दूंगी जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए. अब बारी आती है आखिरी 10 मिनटों की और ये 10 मिनट्स आपकी लाइफ बदलने वाले हैं. जो भी 5.5 पे स्टक है या 6.5 पे स्टक है वो इजीली बैंड 7 या बैंड 6 लेके आ सकते हैं, जो कि आपकी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट भी है. तो आपने करना क्या है कि जो लास्ट के 10 मिनट्स हैं इसमें से फर्स्ट 5 मिनट्स में आप आंसर्स ट्रांसफर करोगे ऑन टू द आंसर शीट और रिमेनिंग 5 मिनट्स में जिन भी आंसर्स में हमें डाउट है, जिनका भी हमें लगता है कि ये आंसर रॉन्ग हो सकता है, वो हम चेक करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, 40 के 40 क्वेश्चंस चेक नहीं करने पड़ेंगे. आउट ऑफ 40 हार्डली 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको डाउट होगा. और वो आपको कैसे याद रहेगा?
जब आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो वहां बस एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क जरूर कर देना क्वेश्चन पेपर पे ही। और जब आप वो आंसर्स ट्रांसफर कर रहे होगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि डाउट है, तो आंसर शीट पे भी छोटा सा क्वेश्चन मार्क। अब उन्हीं 7 क्वेश्चंस को दोबारा से चेक करो, इतना श्योर है कि 2-3 आंसर्स तो पक्का करेक्ट हो जाएंगे। और अगर 2-3 करेक्ट हो गए तो नैया पार हो ही जानी है, 0.5 एक्स्ट्रा तो आ ही जाएंगे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये शेयर करो जितने भी ज्यादा लर्नर्स के साथ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।